हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सभी का। आप सारे बच्चों को फिजिक्स के एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही होगी, मुझे पता है। टेंशन इसलिए नहीं लो क्योंकि देखो पैटर्न बताना बड़ा मुश्किल है कि क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा। मॉडरेट रहेगा कि टफ़ रहेगा। देखो उम्मीद है इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ़ होने की। 2024 का जैसा क्वेश्चन पेपर बना है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। इसीलिए 2024 का क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो आप देख सकते हो सेक्शन ए का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें ये एमसीक्यू आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एमसीक्यू देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है, व्हेन अ बेल फिक्स ऑन ए साइकिल रिंग देन द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इट। अब ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन एक स्टेटमेंट लगा के पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि पढ़े हुए सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए अपनी तैयारी भी आपको वैसे ही करनी है, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाओगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होगे, अ डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग द लीवर, ठीक है। उसका लेंथ दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है, देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, आपको फोर्स बताना है। ये तो सिंपल था, न्यूमेरिकल तो सिंपल ही रहते हैं। जैसे तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स से, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है वर्क से रिलेटेड, और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आपसे कहा गया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेन 128 न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन भी आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो यहाँ पे समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। बोला गया आफ्टर बीटा इमिशन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विल बी। एक बात बताओ, अब तुमको ये नहीं पता है कि बीटा होता क्या है। बीटा क्या होता है बताओ ना। बीटा होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियन की बात की जा रही है, न्यूक्लियस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, ऑर्बिट से, और ये न्यूक्लियन की बात की जा रही है, ठीक है। देखो असर्शन दिया हुआ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड। अच्छा बच्चों, हम आंसर नहीं बता रहे, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे किस किस सेक्शन से क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्या लेवल रहा है 2024 का। क्या सच में 2024 का क्वेश्चन टफ रहा है, या जैसा बताया जा रहा है सबके थ्रू। मैंने खुद भी कई बार कहा है कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है वो टर्निंग पॉइंट रहा है। क्यों रहा है? सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, अब आईसीएसई पूछने लगी है लैंग्वेज घुमा के। असर्शन देखो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्केटर्ड मोर एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन। अब अल्ट्रा वायलेट सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट स्केटर्ड मिला के पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो। आगे देखो इसका रीजन, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, अगर ऑर्डर में आपने याद किया होगा इसको, तब तो डेफिनेटली ये बनेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अगला वेन द, अच्छा ये साउंड का क्वेश्चन है। इसके नीचे आपके पास में दिया हुआ थर्ड क्लास लीवर। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर लीवर पोर्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल एक बार पढ़ लो ठीक है, पोर्शन में अगर हो तो आएगा, नहीं हो और अगर आ जाएगा तब भी आप कर लोगे, तो ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। किसी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, मटेरियल पे, रेडियस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये क्लास आप कर चुके हो, मैंने चिक चिक के कहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन के एरिया और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मटेरियल पे करता है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ, वो बोला गया है कोई अप्लायंसेस है, उसको ब्लू वायर और ब्राउन वायर। अब एक बात बताना, मेंस से जोड़े हो ब्लू वायर और ब्राउन वायर, आपको करेक्ट कलर कोड बताना है, ठीक है। और जब भी आपसे करेक्ट कलर कोड पूछा जाएगा, एक बात बताना, मेंस से जोड़ने के लिए एक लीव वायर होता है, एक आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अर्थ नहीं यहाँ दिखाया गया है, तो लीव वायर और न्यूट्रल किस किस कलर से इस्तेमाल किया जाता है वो आपको यहाँ पे बोला गया है। ब्राउन वायर, येलो वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ अगर आप देखोगे इस जगह पे देखोगे तो आपके पास ब्राउन और ब्लू वायर दिया हुआ है। यहाँ देखोगे तो मतलब ओवरऑल आपको बताना है कलर कोडिंग से। देखो पहले पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कलर कोडिंग से क्या हो रहा है, अब कलर कोडिंग से मतलब
सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये याद रखोगे। अब कलर कोडिंग से अगर हम आपको बताएं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली क्या करना होगा, पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, आप देख रहे होगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ ए सेल इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला गया है, यहाँ पे बैटरी के बारे में बोला गया है, ठीक है। बैटरी वाली पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ओवरऑल अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, लैंग्वेज देखो, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कैसा लैंग्वेज है। आगे देखो, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द। अब एक बात बताओ, बर्फ पिघल रही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, हीट वाले चैप्टर से है, जिसको आप कैलोरीमेट्री बोल रहे थे। एनर्जी इज रिलीज एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल बनेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा मैग्निफिकेशन देगा, आप बताओ ना। हमने बताया था ना, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है। अगर छोटा बनता है तो उसमें जो मैग्निफिकेशन है वो एम क्या होगा, 1 से छोटा होगा। देखो, हमने ये तो बताया था कि मैग्निफिकेशन 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 से छोटा होता है उसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस छोटा इमेज बनाता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो आप, अगर आपको नज़र आ रहा ना, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको टफ नहीं लगा होगा। उसी तरीके से ये देख लो, द रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके विल। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इवैक्यूएटेड चैम्बर में आप डाल रखे हो, तो वो जो रेट ऑफ डीके होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अब एक बात आपको बताएं, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डीके है, उसका जो न्यूक्लियस लॉस होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। क्या वो इवैक्यूएटेड चैम्बर पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करता है बच्चा, ये याद रखोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर देन द रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके विल डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स अनचेंज डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यहाँ रिमेन्स अनचेंज याद रखोगे, उसको इवैक्यूएटेड चैम्बर से कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे है। मतलब अगेन ये हीट का आपके पास में क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। देख रहे हो कन्वर्जन है यहाँ पे, मतलब कन्वर्जिंग है। आप देखो ये कौन सा लेंस हो रहा है, ये आपका लेंस हो रहा है कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स, मतलब ये कॉनकेव लेंस है, एक्स पॉइंट पे क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विल बी, देन द कन्वर्जिंग विल बी, मतलब अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू, ये जो ग्लास है ना, इसको पुश कर। देखो बच्चों, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पता है, लेकिन क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता था? अब अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर किया होगा, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि परसों एग्ज़ाम है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शॉर्टकट मार लो, कम पढ़ के कर लो, बहुत मुश्किल है, पास हो जाओगे। पास होनी बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन एक बार देखो अच्छी तरीके से। टैकल कब होगा ये फिजिक्स का पेपर, अगर आपने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है। कम पढ़ा है चलेगा। जैसे ये देखो, इन द फॉलोइंग एटम विच वन इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। गिव वन यूज ऑफ दिस आइसोटॉप, उस आइसोटॉप का आपको एक एग्जाम्पल भी, मतलब एक यूज भी आपको क्या करना है, बताना है। नाइट्रोजन 14। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब समझ रहे हो, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। देखो, ऑक्सीजन का 16 नॉर्मल होता है, हीलियम का 4 नॉर्मल होता है, नाइट्रोजन का 14 नॉर्मल होता है, C14। अब C14 का यूज भी आपको करना है, इसमें लीवर बताना है, ये भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन ए स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड, टेंशन कौन सा फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि सर्कुलर मोशन हो जाए। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, अगर बुक से पढ़ा है तो, किसी के नोट से पढ़ा है तो फिर बहुत मुश्किल होगा बच्चा। वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज, वर्क डन किसी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है एक बार बता दो। टेंजेंशियल है, एंगल 90 है, वर्क डन 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो, एक न्यूमेरिकल है, पहले पूछा जाता था, बीच में बंद हो गया, फिर पूछा जाने लगा। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका देखना बहुत ज़रूरी है।
चलो आगे देखो, आगे बोला गया, अच्छा ये देखो, सुमित डज इतना जूल ऑफ वर्क इन इतना मिनट एंड अमित डज इतना जूल ऑफ वर्क इतना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, और हाँ वर्क एनर्जी एंड पावर का जो न्यूमेरिकल होता है वो आसान आता है, इसलिए चिंता नहीं करो उसके लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया 5 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रूम, 1 बल्ब फ्यूज्ड, 5 को सीरीज में कनेक्ट किए, एक फ्यूज हो गया, उसको हटाया और रिमेनिंग 4 बल्ब को दोबारा से कनेक्ट कर दिया सीरीज में। व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या होगा इफेक्ट, मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। आप बताओ, 5 सीरीज में था, एक हटा दोगे, 4 बचा, रेजिस्टेंस घट गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, ये भी आसान है। स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, देखो ये साउंड से क्वेश्चन है बट ये भी आसान है, न्यूमेरिकल है। इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड। अब बच्चों एक बात आप बताओ, कल की क्लास में जो रिकॉर्डिंग क्लास थी मैंने उसमें भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि उसी केस में आपका इमेज क्या बनता है, लार्जर और इरेक्ट बनता है, बाकी सब में तो इन्वर्टेड बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता। अब बताओ मैं, अच्छा एक बात और बता रहे हैं बच्चों, एक एक लाइन में जो बोल के निकलता हूँ ना, आप देखो, आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन पेपर देखा फिर वीडियो बनाया, इतना फुर्सत किसी के पास नहीं था, लेकिन हाँ बनाते बनाते जो बताया कि इस सेक्शन से बनता है वही, जैसे वाई कैन वी नॉट यूज कॉन्केव लेंस फॉर द सेम पर्पज, कॉन्केव लेंस में हमेशा छोटा इमेज बनता है, समझे मेरी बात को। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप तक पहुँचे तो उसको पूरा देख लो, समय आपके पास बहुत है। ये देखो फ्यूज का रेटिंग दिया 5 एम्पियर, कैन इट बी यूज विथ अ गीजर रेटेड इतना इतना। एक काम करो, कोई फ्यूज है उसका रेटिंग दिया 5 एम्पियर, गीजर का रेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे 1540 वोल्ट 220 वोल्ट। अब यहाँ से आप पहले उसमें करंट निकालो कि गीजर कितना करंट ले रहा है। अब 5 एम्पियर का फ्यूज वहाँ लगा सकते हो क्या, फ्यूज ध्यान से सुनना, फ्यूज भाई क्यों, एक बात बताओ, करंट अगर गीजर ज़्यादा ले रहा होगा, फ्यूज का रेटिंग कम है, तो फ्यूज तो तुरंत तुरंत टूट जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा ना। कहानी समझ में आ रहा है, इसका आंसर नहीं दे रहे हैं बच्चों, इसका आंसर आपको पता होगा, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, ठीक है। देखो स्टेट 2 फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर, बहुत आसान है, ठीक है, अभी बताया नहीं, हम आपको बता देंगे। ये एक आपके पास में न्यूमेरिकल है, सिंपल है, और ये एक आपके पास में दिया हुआ है इक्वेशन या रिएक्शन, ये भी बहुत आसान है। कॉपी एंड कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे, देखो अगर मेरे लैंग्वेज में सही मायने में पूछोगे 2024 का क्वेश्चन पेपर टफ था जी नहीं, अगर आपने किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है तो किताब से बाहर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, सही में नहीं मिला है। देखो सेक्शन बी में आपके पास में दिया हुआ ये क्वेश्चन आपके पास में है, लेंस से आसान है, ये यहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया बिलो इन एन इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो रेडियो, ठीक है। तो ए को पहचानो, नेम द रेडिएशन यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन द बोन, अच्छा हड्डी टूट जाए उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हो, एक्सरे का पता लगाने के लिए। नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ ए एंड रेडियो वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में कॉमन प्रॉपर्टी बताओ बच्चा क्या होता है, आपको कॉमन प्रॉपर्टी याद होगा ना, सबका कॉमन प्रॉपर्टी जो होता है वही बता दो ना, हाँ क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये भी बता दो। मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, आप ये भी बता दो। यहाँ बोला गया वाई डू वी यूज रेड कलर एज ए डेंजर सिग्नल ऑन द टॉप ऑफ ए स्काई स्क्रैपर। आप बताओ ना, हर जगह पे लाल खतरा देखते हो तो लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते हो, दूर से पता चले, इसी वजह से करते हो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सवाल आपके पास में, मतलब क्वेश्चन आपके पास में ये, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ दिस प्रिज्म। अब ये आपको दिया हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म से दिया हुआ है। देखो ये एक सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया नहीं है, ये बता देंगे, सोच रहे हैं ये बता देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये बता देंगे। देखो नेम द प्रिंसिपल यूज टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए, ठीक है, ये भी आसान है। इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन्स द सेम। अब यस और नो में आपको जवाब देना है। ये एक न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल मतलब कॉन्सेप्ट वाला है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रिफ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वही आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट में पूछा गया है तो आसान।
नो डाउट ये भी प्रिज्म का क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत दिनों के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा मिला होगा। अ होलो आइसक्रीम कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखो होलो आइसक्रीम दिया है यानी कि कोन, होलो कोन है, ठीक है, उस कोन की हाइट दी हुई है। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताना है बेस से। अगर ये आपको याद होगा तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने नोट्स बनाया हुआ है, आपको नोट्स से अभी सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करा देंगे। पहला 3-4 चैप्टर तो हम करवा ही देंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, बुक से करवा देंगे। तो बुक के जिस सेक्शन से मैं बताता चला जाऊँ वो सेक्शन को एक बार बिल्कुल देख लो। अगर आप मिस कर रहे हो तो ये गलती आपकी रहेगी बच्चा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, जितना पढ़ा दिया जाए सिर्फ उतना पढ़ो, अननेसेसरी नहीं करना। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से साउंड से निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद नीचे वाला दिया हुआ पुली यानी कि मशीन से निकल के आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड, ये साउंड। नेम द वेव यूज्ड इन सोनार, सोनार में कौन सा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ये भी दिया हुआ है, ये भी आपको करना है। यूरेनियम के बारे में दिया, ये भी करना है। अब यहाँ पे ये देखो ट्रांसफार्मर के बारे में दिया है। मैग्नेटिक वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। आप ये देखो, स्टेट ओम्स लॉ डायरेक्ट पूछा गया ना, ये वेरीफाई करना था। वोल्टेज करंट 2 5 जा 3 10 जा 4 से ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग निकलेगा। अब यहाँ पे ये बताओ, इसमें रेजिस्टेंस अलग हुआ, इसमें अलग हुआ, इसमें अलग हुआ। स्टेट वेदर द कंडक्टर यूज है ओमिक और नॉन ओमिक, और नॉन ओमिक होगा कि सबका रेजिस्टेंस क्या अलग है, ये भी बताया हुआ है। जस्टिफाई योर आंसर बता दो, ओम का नियम बता दो। प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल कम है, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। अब ये चीज़ें हमको बतानी है। ये न्यूमेरिकल, इससे बनता ही बनता है, मैंने बताया था। ये वाली चीज़ें भी हैं, ये वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, देख लो इस तरफ देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये आपका दिया हुआ, पता है, कैलोरीमेट्री से दिया हुआ है, आसान, आपको बता दिया जाएगा, चिंता नहीं करो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर, ये जो डायग्राम आपके पास में है ना, ये वाला डायग्राम जो आपके पास में है ना, ये डायग्राम जो मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें आपसे बोला गया नेम द रूल दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट का डायरेक्शन बताना है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप करंट का डायरेक्शन बताओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी सप्लाई हो रहा है, मतलब ओवरऑल देखो मैग्नेटिक इफेक्ट से ये क्वेश्चन आपके पास में निकल के आया है, ठीक है। तो अगर हम आपको बताएं 2024 का पेपर कैसा था, तो 2024 का पेपर बहुत बढ़िया था, ठीक है, ख़राब नहीं था। लेकिन अगर एक बात ये हम आपको बता दें कि आप कहोगे कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो जी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।